वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12 की अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप अकाउंट्स रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या है। तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के खात्मे का नाम है। यानी जब हमने पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म करना है, पूरे का पूरा ख़त्म कर देना, दोबारा भी इसको कंटिन्यू नहीं करना, तो उस चीज़ को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की रेजोल्यूशन है। एक रेजोल्यूशन फर्म की होती है, एक होती है पार्टनरशिप की। दोनों में डिफरेंस है। रेजोल्यूशन जब फर्म की बात करेंगे इसका मतलब है पार्टनरशिप बिजनेस पूरे का पूरा खत्म कर दिया, उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं करना, किसी भी पार्टनर ने नहीं करना। और रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये उस सूरत में होती है जब या तो अगर आपका कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, यानी किसी भी वजह से अगर कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर, कोई भी पार्टनर्स आपके बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं और जो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो वाली जो पहले वाला जो अग्रीमेंट है उसके खत्म करके, यानी वो वाली पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके वो नई पार्टनरशिप, नया एग्रीमेंट करके उसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। ये होता है रेजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। यानी सिर्फ जब पार्टनरशिप जो है, जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो और नया एग्रीमेंट करके उसी बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। लेकिन जब आपने नया एग्रीमेंट नहीं करना, आपने उस बिजनेस को ही पूरे का पूरा खत्म कर देना है, तो वो है आपकी रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब रेजोल्यूशन काफी तरीकों से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जो है रेजोल्यूशन जब हमारे सारे पार्टनर्स, उनका कंसेंट हो, यानी सारे पार्टनर्स यही चाहते हो कि अब इस बिजनेस को खत्म कर दिया जाए, इसको हमने कंटिन्यू नहीं करना, यानी जब सब अग्री होंगे, सबके कंसेंट के साथ ही जो है जब हमारा बिजनेस खत्म करना हो, तो फिर उस रेजोल्यूशन को बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक होती है हमारे पास बेटा कंपल्सरी रेजोल्यूशन, या फिर उसको हम रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये उस सूरत में होती है जब या तो जो हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, उसमें सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या सारे हो जाए, कोई एक ना हुआ हो, तो इस सूरत में मेजॉरिटी जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि अब हम इस बिजनेस को खत्म कर दें, अब ये आगे नहीं चल सकता। या अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए बाय मिस्टेक या फिर जो है जानबूझ के, अगर बिजनेस किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है जो कि अनलॉफुल है, यानी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में बिजनेस या बिजनेस के कोई पार्टनर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उस सूरत में भी लाजमी हो जाता है कि अब आप इस बिजनेस को खत्म कर दो, ये बिजनेस अब नहीं आगे चल सकता। उसके अलावा बेटा हमारे पास आती है रेजोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हमारे पास होती हैं जिनमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि अब हम बिजनेस को खत्म कर दें। जैसे सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त डिसाइड कर लिया था, उसकी एग्रीमेंट में लिख दिया था कि ये बिजनेस जो है ये हम 5 साल तक करेंगे। अब जब 5 साल गुजर जाएंगे तो 5 साल बाद आपके लिए लाजमी है कि ये बिजनेस खत्म कर दो। या अगर आपने कोई स्पेसिफिक काम के लिए, कोई एक खास काम है जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था कि हम इस चीज करेंगे, या हमारा पर्पस है, तो जब आपका वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप बिजनेस खत्म कर दो। या उसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर आप उस पार्टनरशिप को खत्म करते हो। अगर तो आपने दोबारा कंटिन्यू करना तो नए एग्रीमेंट से कर सकते हो, वरना खत्म तो करना पड़ेगा। या अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसमें भी यही सूरत आ जाती है। आगे जी हम देखते हैं रेजोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो यहाँ पे क्या है, जब फर्म जो है डिसॉल्व होती है, जब कोई पार्टनर जो है बाकी पार्टनर्स को नोटिस भिजवा देता है, रिटन फॉर्म में नोटिस भिजवा देता है, और उसमें उन्हें कहता है कि वो चाहता है कि अब इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो उस सूरत में जो बाकी पार्टनर्स उनके पास नोटिस जैसे ही उनको मिल जाता है, तो उसके बाद जो है उनके लिए लाजमी हो जाता है कि वो अब उस पार्टनरशिप को खत्म कर दें। अगर वो चाहे तो वो जो एक पार्टनर जिसने नोटिस भेजा था उसको निकाल के बाद में दोबारा नए एग्रीमेंट के तहत वो अपना दोबारा से बिजनेस, उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से नया एग्रीमेंट करके, नई पार्टनरशिप करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ना चाहे तो डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप वैसे ही हो जाती है। आगे जी हमारे पास है रेजोल्यूशन बाय कोर्ट। तो ये जो है रेजोल्यूशन ये कोर्ट के नोटिस की तरफ से होता है, ये जो है लॉ की तरफ से हमारे आता है। कब आता है? तब जब हमारा कोई पार्टनर जो है वो या तो पागल हो जाए, या कोई पार्टनर हमारा किसी ऐसी काम में इन्वॉल्व हो गया है, किसी ऐसी जो है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, वो कोई ऐसा उसने इलीगल काम कर दिया जिसके रहते हुए आपको गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से आपके पास ऑर्डर आ जाता है कि अब इस पार्टनरशिप को आप खत्म करो क्योंकि आपका पार्टनर इस तरह का काम कर रहा है। यहाँ उसके अलावा
जब आपका कोई भी पार्टनर जो है वो जो है अब इस चीज से परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है कि वो अब ये काम नहीं कर सकता। सपोज कोई पार्टनर माजूर भी तो हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई माजूर हो गया, इनकैपेबल हो गया, वो अब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तो भी हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, हमारे पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है। तो या फिर उसके अलावा अगर कोई पार्टनर है उसने जानबूझकर कोई आपका जो है एग्रीमेंट तोड़ा है, आपने जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में जो बातें कही थी उसने जानबूझकर उसको फॉलो नहीं किया, या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपना सारा कुछ किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया। ये भी होता है ना, मतलब बाप ट्रांसफर करते हैं ना अपने बेटों को अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ, तो उस सूरत में भी अगर लेकिन अब उसने तो बाप ने तो ट्रांसफर कर दिया, अपने बेटे को दे दिया सारा कुछ, लेकिन अब बिजनेस तो नहीं ना इस चीज को मानता। बिजनेस के लिए तो जरूरी है कि अगर इस तरह की चीज होगी तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करे और नई पार्टनरशिप अगर उस बंदे के साथ करनी है तो नया एग्रीमेंट करके फिर से स्टार्ट करे। उसके अलावा जी हमारे पास होता है जब बिजनेस जो है वो हम लोग इतने लॉस में जा रहे हो कि हम दोबारा बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, तो भी हमें जो खत्म करना पड़ता है। या इसके अलावा एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोर्ट को लगता है, हमारे लॉ को लगता है, हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ये बिजनेस आप काम नहीं कर सकते, इसको डिसॉल्व ही करना चाहिए, जो भी वो लोग रीजन देते हैं आपको, लेकिन अगर उनको लगता है तो फिर उस बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। अगर जी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट हम इस चैप्टर में बनाएंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारा बनाया जाता है। इसमें हमारे पास जो है हमारे कंपनी के एंड पे यानी पार्टनरशिप के एंड पे हमें ये सर्टन करने के लिए बनाया जाता है कि हम कितना को हमें नेट गेन हमारा कितना है या नेट लॉस हमारा कितना है। हमारी जब रियलाइजेशन हम करते हैं हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की और उनकी सेटलमेंट करते हैं तो उसके टाइम पे ये इसके नेट गेन नेट लॉस के लिए हम लोग अपना ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जो आगे जाके अभी हम बनाएंगे। तो बेटा ये थी हमारे पास हमारी इस चैप्टर की डेफिनेशंस। अब चलते हैं हम अपने अकाउंटिंग प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम। इसमें हमें बैलेंस शीट में XYZ के बारे में बताया गया। 30 सितंबर 2022 की बैलेंस शीट है। इसमें हमें कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और जी का ओवरड्रॉन कैपिटल बताया है और लाइबिलिटी साइड पे हमें जो है सैंड्री क्रेडिटर्स, एक्स का लोन और कैपिटल बताया है एक्स और वाई का। साथ हमें कहा गया है कि जी हमारे जो क्रेडिटर्स जो हैं उनको हम जो है उनके लिए हमारे पास इनएबिलिटी या पे करने के लिए, यानी क्योंकि फर्म वैसे भी डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन का हमारे पास चैप्टर है, तो डिसॉल्व होने की सूरत में हमें बता रहे हैं कि डिसॉल्व भी हो रही है, साथ इंसॉल्वेंसी भी है कि जो है हमारे पास जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको भी पे नहीं कर सकते। वाई और जी वो बिल्कुल ही नहीं पे कर सकते और जो एक्स है वो सिर्फ 1500 की कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, वो भी अपने प्राइवेट स्टेट से। स्टॉक रियलाइज जो है वो हमारे पास 15,000 का है। डेटर्स हमारे पास रियलाइज हो रहे हैं 16,000 से। फर्नीचर सोल्ड किया 1500 का। एक्सपेंसेस की अमाउंट 3,000 है। और अब हमें कहा गया है कि प्रिपेयर करो अकाउंट्स को, यानी जितने भी नेसेसरी जो लेजर अकाउंट्स हमारे पास हैं वो प्रिपेयर करो, फर्म की जो बुक्स हैं उनको क्लोज किया जाए। पहले जी रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे। उसमें हमारे पास डेबिट साइड पे हम देख लें हमारे सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, जो कि हमारे यहाँ हमने जो दिए हुए थे, हमारे पास स्टॉक था 24,000 का, डेटर्स 20,000, फर्नीचर हमारे पास जो है 5,000 ये हमने लिख दिया, प्लस करके 49,000 यहाँ लिख दिया। जो है हमारे पास जी का कैपिटल वो यहाँ नहीं अभी हम लिखेंगे। और इस साइड पे क्रेडिट साइड पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे रियलाइजेशन में हमारे पास जो स्टॉक, हमारा डेटर और फर्नीचर जो हमें यहाँ दिया हुआ है ये लिखेंगे। स्टॉक 15,000 का, डेटर 16,000 और फर्नीचर हमारे पास 1,500, प्लस करके 32,500 यहाँ लिख लिया। या उसके अलावा हमारे पास जो साथ ही उन्होंने हमें एक्सपेंस बताया रियलाइजेशन के, वो डेबिट साइड पे एक्सपेंस जाकर लिख देंगे। अब जो हमारे पास दोनों साइड का और कुछ नहीं हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास जो है डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड लेस है, यानी हमारे पास लॉस है, वैसे भी डिसोल्यूशन है और हमारी इंसॉल्वेंसी भी आ गई, लॉस ही है। तो लॉस जो है अब हमने तीनों में ट्रांसफर करना है XYZ को। लॉस हमारे पास टोटल है 19,500 का, तो डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो इक्वल लॉस जो है हम तीनों को दे देंगे 6,500 एंड 6,500 का। ये हमारे पास बन के हमारे रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि उनको हम नहीं पे कर सकते ना, तो उनका अकाउंट तो बनाएंगे, पहले देखेंगे कितना नहीं पे कर सकते। उसके अलावा हम अपना कैश अकाउंट भी बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन देखे हमें, वो तो क्रेडिटर्स दिए हुए 40,000 के, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद जी हमारे पास जो है हमारा जो है कैश में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैश, डेबिट साइड पे कैश का जिक्र करेंगे। कैश हमारे पास जो है वो यहाँ पे कितना आएगा, तो जो कैश है वो हमारे पास फिलहाल तो अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अपना कैश अकाउंट, फिर जाकर हम इस सन्ड्री क्रेडिटर को अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले जी कैश अकाउंट में हम लोग यहाँ इस साइड पे आएंगे, कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ बैलेंस शीट से लेंगे 1,000, वो डेबिट साइड पे लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें हमारे पास जो है आ गया, जो हमने कैश अकाउंट में तीनों को प्लस किया था, तो कैश यानी हमारे पास आ गया 32,500, वो यहाँ लिख दिया।
देन उसके बाद हमारे पास जो एक्स का अमाउंट है, जो एक्स जितने पैसे दे सकता है 1500, वो यहाँ पे लिख दिया। क्रेडिट साइड पे अगर हम आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जो हमारा जो एक्सपेंस जो हमें बताया 3000 का, वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया बस। और कैश के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो इसका हम बैलेंस करेंगे तो सन्डी क्रेडिटर्स में यहाँ पे हमारी साइड पे आ गया 32,000। ये क्रेडिट साइड का 32,000 वहाँ चला जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में डेबिट साइड पे, 32,000 यहाँ लिख देंगे। दोनों को अब इसको भी बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो डेफिशिएंसी है डेबिट साइड पे वो कितनी आ गई, 8,000 की। 8,000 जो है ये हमारी डेफिशिएंसी फिलहाल आ रही है। यहाँ पे अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो डेफिशिएंसी वो तो उधर आ गई क्रेडिटर्स की। अब डेफिशिएंसी हमने तीनों की देखनी है, तीनों की तरफ लेकर जानी है, एक्स वाई जी तीनों में। उसके लिए हम डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाएंगे। सन्डी क्रेडिटर की डेफिशिएंसी वो तो आ गई 8,000 की, क्रेडिट साइड पे लिख दी। अब हमारे पास जो एक्स है वो क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि वो कुछ अमाउंट पे कर रहा है। वाई और जी कुछ बिल्कुल ही नहीं कर रहे, वो डेबिट साइड पे हम इनको लिखेंगे। लेकिन इनकी अमाउंट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कैसे इनकी अमाउंट आएंगी, उसके लिए हम इसका बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए हम पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। एक्स और वाई का बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 3,000 यहाँ, और क्योंकि जी का बैलेंस जो है ओवर ड्रॉन था तो वो हम लोग डेबिट साइड पे 10,000 यहाँ लिख दिया। फिर जो लॉस हमारे पास तीनों का आया वो तीनों का डेबिट साइड पे लिखेंगे। लॉस जो रियलाइजेशन का 6,500 ये यहाँ लिख दिया। एक्स ने जो लोन लिया हुआ था 12,000 का वो यहाँ लिख दिया। और अब जो है क्रेडिट साइड पे, और अब जो हम जो एक्स 1500 का कैश पे कार्ड है वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। देन उसके बाद जो है अब हम और कोई चीज़ नहीं है, हम देखेंगे इनकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है दोनों साइड। जितना एक्स को अगर दोनों साइड्स पे कैलकुलेट करें तो एक्स की डेफिशिएंसी डेबिट साइड पे आ रही है हमारे पास 12,000 की। और अगर हम वाई की देखें तो वाई की कैलकुलेशन में हमारे पास क्रेडिट साइड पे 3,500 आ रहा है, और जी का भी क्रेडिट साइड पे 16,500 आ रहा है। ये तीनों की डेफिशिएंसी, इन तीनों को जाके ऊपर डेफिशिएंसी अकाउंट में इधर अमाउंट्स को पुट कर देंगे, बैलेंस कर दिया, और बस ये हमारी बुक्स कंप्लीट हो गई, ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। ये वो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स थे जो कंपनी के डिसॉल्व होने के टाइम पे बनाते हैं, ये हमने बना दिया। अब इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं हमने किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।